नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इस एक्ट का आसान शब्दों में एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इससे जुड़े जितनी भी आपकी क्वेश्चन और क्वेरी हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद आशा करता हूँ समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये एक्ट कब लागू हुआ। तो ये एक्ट 21 दिसंबर 1956 को इनेक्ट हुआ था। अब ये देखते हैं कि ये जो एक्ट है ये एक्ट क्यों लेके आया गया। तो ये एक्ट लेके आया गया जो लीगल प्रोसीजर थे एडॉप्शन के लिए, चिल्ड्रंस के, किसके द्वारा, हिंदूज के द्वारा, और उनके क्या लीगल ऑब्लिगेशन होंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट है मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस किसका, चिल्ड्रन का और वाइफ का और किसका, जो भी डिपेंडेंट्स हैं उसका क्या होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। तो चलिए देखते हैं ये किस पर एप्लीकेबल होगा। तो ये हिंदूज पर एप्लीकेबल होगा और आफ्टर दैट बुद्धिस्ट, जैन, सिख, वीरशैव, लिंगायत और मेंबर्स ऑफ आर्य समाज, ब्रह्मो एंड प्रार्थना समाज पर ये एप्लीकेबल होगा। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो एडॉप्शन है वो एडॉप्शन कौन कर सकता है। तो उस ये देखने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो एडॉप्शन है क्या ये इसकी कोई डेफिनेशन दी हुई है। तो ये हमारे इस एक्ट में कोई भी एडॉप्शन की डेफिनेशन नहीं दी हुई है। तो एडॉप्शन की डेफिनेशन कहाँ है। तो एडॉप्शन की डेफिनेशन हमारी मनुस्मृति में दी हुई है। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग टेकिंग समवन एल्स सन एंड रेजिंग हिम एज वंस ओन, यानी किसी दूसरे के जो पुत्र है उसे लेना और उसे रेज अप करना जैसे वो खुद का पुत्र है, जैसे क्या कहते हैं हम एडॉप्शन कहते हैं। अब एडॉप्शन एट प्रेजेंट में बॉय का भी हो सकता है और गर्ल का भी हो सकता है, लेकिन ओल्ड टाइम में एडॉप्शन केवल और केवल सन का ही करते थे। अब ये देखते हैं हम कि कौन एक चाइल्ड को एडॉप्ट कर सकता है। तो ओनली एंड ओनली इस एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदू केवल एक चाइल्ड को एडॉप्ट कर सकता है, ये सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। इसमें जो एज है जो उसकी एडॉप्टर की वो क्या होनी चाहिए, मेजोरिटी की एज होनी चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए और उसकी ये एक वाइफ होनी चाहिए जिसकी क्या है कि कंसेंट इसमें नेसेसरी है, एब्सोल्यूट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं एब्सोल्यूट नेसेसरी है। और आफ्टर दैट जो वाइफ है यदि वो इनकेपेबल है कंसेंट को देने के लिए, किसके कारण, ये कारण हो सकते हैं इंसेनिटी या फिर अदर रीजंस भी हो सकते हैं। तो इस कारणों में, इस परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति यदि कंसेंट नहीं लेता है वाइफ की तो वो एडॉप्शन वॉइड नहीं होगा। यदि एडॉप्शन के टाइम यदि व्यक्ति की एक से ज़्यादा पत्नी है तो क्या है सभी पत्नियों की जो कंसेंट है वो क्या है जरूरी है। इसके रिगार्डिंग में एक केस है भोला एंड अदर्स वर्सेस रामलाल एंड अदर। इसमें क्या था कि इस केस के अंदर ये कहा गया कि जो कंसेंट है अदर वाइफ्स की वो भी जरूरी है, लेकिन इसमें भोला ने कहा था कि उसकी बीवी जो है वो भाग गई है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 7 ईयर्स का टाइम पीरियड होना चाहिए। 7 ईयर्स का टाइम पीरियड हुआ नहीं, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वॉइड कहा गया। आफ्टर दैट यदि जो वाइफ है यदि वो कन्वर्ट हो जाती है किसी अदर रिलीजन में या फिर वर्ल्ड को रिनाउंस्ड कर देती है तो उसकी कंसेंट की कोई नेसेसरी नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है कन्वर्ट हो गई है या फिर क्या कर दिया उसने वर्ल्ड को रिनाउंस्ड कर दिया है। अब ये देखते हैं, ये तो हमने मेल की देख ली हमने कि मेल की क्या कैपेसिटी है एडॉप्ट करने के लिए। अब एक फीमेल की कैपेसिटी देखते हैं कि कौन फीमेल एक चाइल्ड को एडॉप्ट कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेजॉरिटी एज की होनी चाहिए, मेजॉरिटी मीन्स आफ्टर 18 ईयर्स एंड ही सी मस्ट बी साउंड माइंड, वो क्या होनी चाहिए साउंड माइंड होनी चाहिए। आइदर विडो और डाइवोर्स्ड, या तो विडो होनी चाहिए या डाइवोर्स्ड होनी चाहिए या फिर अनमैरिड होनी चाहिए। यदि उसके हस्बैंड है तो इस परिस्थिति में भी वो क्या कर सकती है एडॉप्ट कर सकती है। लेकिन कब एडॉप्ट कर सकती है, वो केवल और केवल जब भी एडॉप्ट कर सकती है जब उसका जो हस्बैंड है वो क्या है अनसाउंड माइंड है, क्या वो कंसेंट नहीं दे सकता, इसी परिस्थिति में वो एडॉप्ट कर सकती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो एक जो वाइफ है वो चिल्ड्रन को एडॉप्ट नहीं कर सकती है।
अब हम ये देखते हैं कि जो एडॉप्शन है वो एडॉप्शन कौन दे सकता है, लीगली कौन एडॉप्शन दे सकता है बच्चे का। तो केवल और केवल बायोलॉजिकल फादर विद कंसेंट ऑफ मदर ही एडॉप्शन दे सकते हैं। अब मदर की भी कुछ कैपेसिटी है जिसमें कि वो क्या है, एडॉप्शन दे सकती है। तो कब दे सकती है, जब फादर की डेथ हो गई हो, या अनसाउंड माइंड हो, या उन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस्ड कर दिया हो, या वो किसी अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हो, या फिर जो एडॉप्टिव मदर और फादर हैं वो क्या है, ये जो एडॉप्टिव मदर और फादर है इन्होंने जब एक बार एडॉप्ट कर लिया चाइल्ड को, तो एडॉप्ट करने के बाद में ये फर्दर एडॉप्शन के लिए उस चाइल्ड को नहीं दे सकते हैं। ये हो गया हमारा। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि क्या ये जो गार्जियन है, ये गार्जियन एक बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये हम देखते हैं। ये हमारे डेफिनेशन क्लॉज हो गए, हमारे एडॉप्शन देख रहे हैं हम, क्या दे सकते हैं हमारे गार्जियन जो है। तो जो हमारे गार्जियन है वो गार्जियन एडॉप्शन के लिए बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, किसकी, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की परमिशन से ही वो दे सकते हैं, किसे, एक माइनर को, किसी दूसरे एडॉप्टर को। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कोर्ट ये देखेगा कि वो वेलफेयर के लिए किया गया है चाइल्ड्स की, और इस जो एडॉप्शन हुआ है इस एडॉप्शन में कोई पेमेंट तो नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट तो नहीं हुआ है एक्सचेंज करने के लिए बच्चे का। यदि ऐसा कोई पेमेंट होता है तो 6 महीने की सजा का प्रावधान दिया हुआ है। अब ये गार्जियन जो है, ये गार्जियन कौन होते हैं, ये गार्जियन वो होते हैं जो ऐसा पर्सन जो अपॉइंट किया जाता है या तो उसके फादर के द्वारा माइनर के, या फिर कोर्ट के द्वारा टेक केयर करने के लिए चाइल्ड की। और ये गार्जियन कब होंगे, जब या तो पेरेंट्स ने वर्ल्ड को रिनाउंस्ड कर दिया है, या उनकी डेथ हो गई है, या अनसाउंड माइंड हो गए हैं, या उन्होंने उसे छोड़ दिया है। आफ्टर दैट हम देखते हैं ये जो एडॉप्शन है ये वैलिड कब होगा। ये एडॉप्शन है हमारा, ये वैलिड होगा हमारा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6। तो ये कब वैलिड होगा, तो इसके वैलिड होने के लिए हमारे कुछ इसेंशियल्स हैं। तो वो एडॉप्शन के एसेंशियल्स क्या है हमारे, वो देखते हैं। सबसे पहले जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए और ये राइट होना चाहिए एडॉप्शन का, यानी वो एडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो पर्सन्स जो एडॉप्शन दे रहे हैं उनके पास इतना ये राइट होना चाहिए और ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एडॉप्शन को दे सकते हैं। आफ्टर दैट जिस पर्सन्स का यानी जिस माइनर का एडॉप्शन लिया जा रहा है उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसका क्या है, एडॉप्शन किया जा सकता है। आफ्टर दैट ये जो एडॉप्शन हो रहा है ये एडॉप्शन इस एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आफ्टर दैट ये देखते हैं हम कि ये जो एडॉप्शन है, यदि एक सन का एडॉप्शन होता है तो क्या होगा। यदि एक एडॉप्टिव पर्सन है वो सन का एडॉप्ट जब ही कर सकता है जब उसका कोई भी लिविंग सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन उस एडॉप्शन के टाइम क्या नहीं होना चाहिए, लिविंग नहीं होना चाहिए। ये सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन ये लेजिटिमेट भी हो सकते हैं और इलेजिटिमेट भी हो सकते हैं और एडॉप्टिव भी हो सकते हैं। अब जब एडॉप्शन ऑफ डॉटर का देखते हैं तो उस टाइम क्या कंडीशन होनी चाहिए, लिविंग डॉटर, ग्रैंड डॉटर ये लिविंग नहीं होनी चाहिए, ये लेजिटिमेट भी हो सकती है, इलेजिटिमेट भी हो सकती हैं और एडॉप्टिव भी हो सकती हैं। लेकिन ग्रैंड जो डॉटर है ये ग्रैंड डॉटर सन से की ही होनी चाहिए। आफ्टर दैट जो है वो देखते हैं हम, जो एडॉप्शन है वो फीमेल के द्वारा किया जा रहा है एक मेल चाइल्ड का, तो इसमें क्या कंडीशन होगी, तो इसमें कंडीशन होगी हमारी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 11 के थर्ड के अकॉर्डिंग जो फीमेल है वो 21 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, किससे, मेल चाइल्ड से जिसे वो एडॉप्ट कर रही है। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि जो एडॉप्शन है वो मेल चाइल्ड का फीमेल चाइल्ड के द्वारा वो कैसा होना चाहिए, वो कब होगा, तो वो जो मेल है वो मेल पर्सन 21 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, किससे, फीमेल चाइल्ड से, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8। आफ्टर दैट
कुछ जो एडॉप्शन की कुछ और शर्तें हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे 11 का 5th कहता है हमारा कि सेम चाइल्ड को जो एडॉप्ट किया जा रहा है वो उसे मैनी पीपल्स के द्वारा सेम टाइम पे अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे तो किया जा सकता है, लेकिन सेम टाइम पे सेम चाइल्ड को एडॉप्ट नहीं किया जा सकता मैनी पर्सन्स के द्वारा। आफ्टर दैट 11 का 6 सेक्शन 11 का 6 कहता है हमारा कि जो इंटेंशन है वो इंटेंशन बच्चे को ट्रांसफर करने की होनी चाहिए बायोलॉजिकल फैमिली के द्वारा एडॉप्टिव फैमिली को, तभी ये वैलिड माना जाएगा। आफ्टर दैट हम सेक्शन जो 12 है उस सेक्शन 12 को देखते हैं, इफेक्ट ऑफ एडॉप्शंस, कि एडॉप्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि एडॉप्शन हो चुका है तो उसके बाद इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो जो चाइल्ड है जिसका कि क्या है एडॉप्शन हुआ है, वो जो चाइल्ड है वो कंसीडर क्या किया जाएगा, एडॉप्टिव चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा एडॉप्टिव पेरेंट के द्वारा सारे पर्पस के लिए, सारे वर्क्स के लिए। आफ्टर दैट एडॉप्टिव जो पेरेंट्स हैं उनका क्या है, सारे पेरेंटल ऑब्लिगेशन होंगे और सारे राइट्स उनके होंगे किस पर, उस एडॉप्टिव चाइल्ड पर। आफ्टर दैट जो चाइल्ड है उसके पास सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होंगे एज अ सन। कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन क्या है, चाइल्ड को क्या करनी पड़ेगी, अबाइड करनी पड़ेगी यानी माननी पड़ेगी। जैसे कि उसके जो बायोलॉजिकल फैमिली है उसके साथ उसके इंसेक्टस रिलेशंस का मीन्स होता है क्लोज रिलेशन नहीं वो रख सकता, और ना ही वो अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के साथ उसकी क्या आएगी, सपिंड रिलेशंस जो होंगे वो बायोलॉजिकल फैमिली के साथ भी देखे जाएंगे, तो उससे क्या नहीं कर सकता, वो मैरी नहीं कर सकता है उधर से। आफ्टर दैट जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट की हुई है एडॉप्शन से पहले, तो वो प्रॉपर्टी उसी के पास रहेगी, लेकिन जो कुछ ऑब्लिगेशंस उसमें दिए हुए हैं यदि वो ऐसी नेसेसरी है उस ऑब्लिगेशंस को निभाना तो वो ऑब्लिगेशंस को उनको निभाएगा। यदि जो कोई भी मेंबर जिसका एडॉप्शन हो चुका है तो अदर मेंबर जो हैं उस फैमिली के, बायोलॉजिकल फैमिली से, बर्थ फैमिली जो थी उसकी, उससे, तो उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स है उसके, उनके प्रॉपर्टी राइट्स में उसका आप कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं रहेगा, यानी उनका कोई प्रॉपर्टी राइट वो अब छीन नहीं सकता है आफ्टर एडॉप्शन। यदि उसके नाम में कोई है तो उसका रहेगा, उसके अलावा जो उसका राइट था वो अब राइट उसका नहीं रहेगा। आफ्टर दैट हम देखते हैं राइट ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ये हमारा दिया हुआ है आपका सेक्शन 13 में, यानी कि जो एडॉप्टिव पेरेंट है उनके पास ये राइट होता है अपनी प्रॉपर्टी का कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं या विल दे सकते हैं, इस चीज़ के लिए वो क्या फ्री होते हैं। एडॉप्टिव जो सन है या जो डॉटर है वो ऐसा करने से उन्हें नहीं रोक सकते हैं, जब तक नहीं रोक सकते जब तक कि उनके बीच में ऐसा न करने के लिए कोई एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट हुआ हो। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं हु विल बी एडॉप्टिव मदर इन केस ऑफ एडॉप्शन बाय मेल। यदि एक मेल के द्वारा एडॉप्शन कर लिया जाता है तो एडॉप्टिव मदर कौन होगी, तो ये देखते हैं हम सेक्शन 14 में। तो इसके अकॉर्डिंग 14 सेक्शन 14 के फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो वाइफ है वो एडॉप्टिव मदर होगी सेक्शन 14 के फर्स्ट के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट 14 के सेकंड के अकॉर्डिंग जो मल्टीपल वाइफ्स हैं, तो इस मल्टीपल वाइफ्स के केस में जो होगा, जो सीनियर मोस्ट मदर होगी वो हमारी एडॉप्टिव मदर होगी, और अदर जो वाइफ होंगी, अदर वाइफ्स, वो क्या कहलाएंगी, स्टेप मदर कहलाएंगी। आफ्टर दैट 14 के 3 के अकॉर्डिंग यदि बैचलर और विडोअर ने किसी सन को क्या कर लिया है, एडॉप्ट कर लिया है, तो जब तक उनकी मैरिज नहीं होती है तब तक तो वो मदर कहलाएंगी, यदि मैरिड हो जाती हैं किसी से तो स्टेप मदर कहलाएंगी, और जिस पर्सन से वो उनकी मैरी होती है वो स्टेप फादर कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 क्लॉज 4। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि ये जो वैलिड एडॉप्शन है क्या इसे कैंसिल किया जा सकता है। तो सेक्शन 15 हमारा ये कहता है कि जो एडॉप्शन हो गया एक बार तो उसे बाद में कैंसिल नहीं किया जा सकता, ये फाइनल एडॉप्शन है। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट। ये हमारा कहता है सेक्शन 17 कि किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं होगा एडॉप्शन के दौरान, कि बच्चे को देने के लिए या तो कोई पेमेंट कर सकता है या कोई पेमेंट ले सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा होता है और ये पाया जाता है
तो 6 महीने की सजा होगी या फिर जुर्माना या दोनों चीजें हो सकती हैं। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं मेंटेनेंस। जो मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस की जो डेफिनेशन है 3 के बी में दी हुई है। तो मेंटेनेंस का मीन्स क्या होता है कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंस, ये सारी चीजें जो बेसिक नीड्स है इसे प्रोवाइड कराने के लिए मेंटेनेंस मांगा जाता है। अब ये मेंटेनेंस किसके लिए मांगा जाएगा? ये फाइनेंशियल सपोर्ट होती है जो अनमैरिड डॉटर या फिर वाइफ के द्वारा मांगी जाती है। किससे? हस्बैंड से मांगी जाएगी या फादर से मांगी जाएगी। अब अनमैरिड डॉटर यदि ये मेजर भी हो जाएगी तो भी ये मांगेगी जब तक कि उसकी मैरी नहीं हो जाती। किससे? अपने फादर से। आफ्टर दैट मेंटेनेंस ऑफ वाइफ देखते हैं हम। ये जो मेंटेनेंस है ये वाइफ का, ये यदि वाइफ का जो डिवोर्स हो जाता है और जब तक उसकी मैरी नहीं हो जाती अगेन, तब तक ये मेंटेनेंस दिया जाता है। कोर्ट ने इस सेक्शन में ये फिक्स नहीं है कि कितना कम और कितना ज़्यादा, यानी अमाउंट मैक्सिमम या मिनिमम, ये अमाउंट फिक्स नहीं है। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कोर्ट को द्वारा कि जो अर्निंग कैपेसिटी है हस्बैंड की वो क्या है, और ये जो रीजनेबल अमाउंट है ये रीजनेबल अमाउंट दिलवाया जाता है। इसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं, उनके जितने भी रीजनेबल एक्सपेंस है इसको देखते हुए। आफ्टर दैट जो वाइफ है ये कब जो मेंटेनेंस है उसके लिए एंटाइटल्ड होती है। तो ये हम देखते हैं सेक्शन 18 के सेकंड में। 18 का सेकंड कहता है कि ये सारी जो चीजें हैं जब वाइफ सेपरेटली रह रही है तब भी उसे मेंटेनेंस मिलेगा। तो ये कौन कौन सी सिचुएशंस है इसमें कि उसे मेंटेनेंस मिलेगा? तो ये सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन कहती है कि डेजर्टेड वाइफ है हस्बैंड के द्वारा और विदाउट रीजनेबल कॉज, यानी हस्बैंड के पास कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं है और वो डेजर्टेड है, तो वो क्या करेगी? वो मेंटेनेंस अप्लाई कर देगी, मेंटेनेंस मिलेगा उसे। वाइफ के ऊपर क्या है, हस्बैंड क्या करता है? क्रूअल्टी करता है और उसकी लाइफ को कोई भी खतरा है तब भी उसे मेंटेनेंस के लिए वो मांग कर सकती है सेपरेट रहते हुए। आफ्टर दैट हस्बैंड क्या है? सफरिंग है किसी भी इनकरेबल या फिर कंटेजियस डिजीज से और वो सेपरेट रह रही है तब भी क्या कर सकती है? वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। आफ्टर दैट हस्बैंड की और भी वाइफ है और वे दोनों क्या है एक प्लेस पर नहीं रह सकते हैं और वो अदर प्लेस पे रह रही है, सेपरेट रह रही है, इस कंडीशन में भी क्या कर लेगी? वो मेंटेनेंस की मांग करेगी। आफ्टर दैट हस्बैंड ने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है किसी दूसरे रिलीजन में या फिर अदर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जिससे कि वो ये जस्टिफाई कर सकती है कि वो क्यों अलग रह रही है, तो उसे क्या है? मेंटेनेंस मिलेगा। अब ये जो मेंटेनेंस है ये मंथली भी मिल सकता है या फिर लंप ऑफ सम में भी मिल सकता है। यदि जो वाइफ है ये वाइफ कि यदि कुछ सोर्सेस भी हैं इनकम के और कुछ प्रॉपर्टी भी इनहेरिट करती है तो इसे कुछ जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? जब मिलेंगे जब इसके जो एक्सपेंडिचर हैं वो इसको क्या मीट नहीं कर पा रहे हैं, किससे? इसकी जिस जो इनकम है उससे। तो जैसे कि कुछ नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए जिसकी कि उसे रिक्वायरमेंट है वो उसे मिलेंगे। इसका एक इम्पोर्टेंट केस है अनीता ठकराल वर्सेस श्री सतबीर सिंह ठकराल। इसमें क्या था कि इसके पास प्रॉपर्टी तो थी लेकिन उतनी इनकम नहीं थी जितनी कि उसके एक्सपेंस थे, इसीलिए इसके कुछ मेडिकल एक्सपेंस थे, वो मेडिकल एक्सपेंस कोर्ट ने कहा कि इसको दिलवाए जाएंगे और डेबिट कार्ड दे दिया इसके, जिससे कि वो रीजनेबल अमाउंट का पैसा क्या कर सके? उससे निकाल सके। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं ये जो मेंटेनेंस है, व्हेन मेंटेनेंस इज नॉट पेड टू अ वाइफ, किस कंडीशन में वाइफ को मेंटेनेंस पेड नहीं किया जाएगा? 18 का 3 कहता है कि when he had committed adultery, जब उसने क्या कर लियो? she had committed adultery, जब उसने adultery कर ली हो या फिर कोई अदर illicit sexual relationship हो अन्य के साथ में, तो क्या है? उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। किसे? वाइफ को। आफ्टर दैट वो क्या नहीं रही हो? हिंदू नहीं रही हो, सीज्ड हो गई हो हिंदू से, तो क्या है? तब भी उसे नहीं मिलेगा मेंटेनेंस। ये एक इम्पोर्टेंट केस है इसमें, अब्बायोला एम सुब्बा रेड्डी वर्सेस पदम्मा। इसमें क्या था? जो डिफेंडेंट थी उसके 2 वाइफ थी और सेकंड वाइफ ने क्लेम किया मेंटेनेंस के लिए। अब ये क्या थी? बाइगेमस मैरिज थी जो कि इलीगल है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के फर्स्ट के अकॉर्डिंग। आंध्र प्रदेश कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जो मैरिज है
ये क्या है, जो सेकंड वाइफ है वो क्या होती है, वॉइड एब इनिशियो, यानी शुरू से ही क्या होती है, वॉइड होती है, और इसे कोई भी एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस का। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं जो मेंटेनेंस है विडोड डॉटर इन लॉ का। ये विडोड डॉटर इन लॉ जो है उसका मेंटेनेंस कौन देगा और कैसे होगा। तो जो हस्बैंड है वो मर गया है, तो क्या है, फादर इन लॉ जो होते हैं उनकी ये ड्यूटी होती है कि डॉटर इन लॉ को क्या दें, वो मेंटेनेंस दें। अब ये सेक्शन 19 कहता है कि वो लायबल कब होगी मेंटेनेंस लेने के लिए, किससे, फादर इन लॉ से। कब, नो सोर्स ऑफ इनकम, जब उसकी कोई भी सोर्स नहीं है इनकम की, नो प्रॉपर्टी टू सस्टेन हरसेल्फ ओन, उसके पास खुद के पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे कि वो खुद को क्या कर सके, सस्टेन कर सके। कुछ प्रॉपर्टी तो है लेकिन वो इतनी सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है जिससे कि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या हो सके, पूरी हो सके। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि फादर इन लॉ कब लायबल नहीं होंगे, क्या देने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए। वो जब लायबल नहीं होंगे जब वो क्या है कि जो प्रॉपर्टी है वो जो इनहेरिट करते हैं फादर इन लॉ, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। कोपार्सनरी मतलब संयुक्त प्रॉपर्टी है, तो इसमें वो फादर इन लॉ लायबल नहीं होंगे। या फिर जो डॉटर इन लॉ है उसका शेयर जो है कोई भी नहीं है उस प्रॉपर्टी में, और ये जो ऑब्लिगेशन है ये फादर इन लॉ के जब एंड हो जाएंगे जब वो क्या है, रीमैरिड हो जाती है। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पर्सन्स, पेरेंट्स, जो है ये सेक्शन 20 के अंदर दिया हुआ है। तो क्या है कि हमारा जो हिंदू मेल और जो फीमेल हैं उनकी क्या ये ऑब्लिगेशन होती है कि उनके जो अपने बच्चे हैं उनको क्या करें, वो मेंटेन करें, उनका मेंटेनेंस दें। आफ्टर दैट चिल्ड्रन क्या है, मेंटेनेंस का क्लेम कर सकते हैं जब तक कि वो क्या नहीं होते हैं, माइनर नहीं होते हैं, जब तक कि वो मेजर नहीं बन जाते हैं, और जब तक वो माइनर रहते हैं तब तक वो मेंटेनेंस का क्लेम कर सकते हैं। माइनर के लिए जो एज है वो डिफाइंड एज है 18 ईयर्स। आफ्टर दैट जो अनमेरिड डॉटर है वो मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है जब तक कि उसकी क्या नहीं हो जाती, मैरिज नहीं हो जाती है। पेरेंट्स जो ओल्ड है या फिजिकली और मेंटली वीक हैं तो उन्हें भी क्या है, मेंटेनेंस मिलना चाहिए, उन्हें भी मेंटेनेंस के क्या है, नीड है। आफ्टर दैट ए चाइल्डलेस जो स्टेप मदर है वो भी क्या है, एक पेरेंट के रूप में कंसीडर की जाएगी, उसे भी मेंटेनेंस मिलेगा। ये एक इम्पोर्टेंस केस है इसमें, सामूबाई वर्सेस सांजी मंगललाल। तो इसमें क्या था कि जो मेंटेनेंस था वो एज्ड पर्सन्स को दिया जाएगा, और ये मेंटेनेंस जो दिया जाएगा यदि उनके पास उनकी खुद की प्रॉपर्टी है और अर्निंग है वो उतनी मीट नहीं हो पा रही है जितनी कि उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें क्या दिया जाएगा, मेंटेनेंस दिया जाएगा। यदि उनकी जो प्रॉपर्टी है उससे उनकी जो अर्निंग है वो अच्छी खासी है और क्या कर ले रहे हैं, वो उन सस्टेन कर रहे हैं खुद को, तो चिल्ड्रंस को क्या कर दिया जाएगा, रिलैक्स कर दिया जाएगा, किससे, मेंटेनेंस से रिलैक्स कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स। तो जो मेंटेनेंस है डिपेंडेंट्स का ये सेक्शन 20 के अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डिपेंडेंट हो है कौन, हु इज डिपेंडेंट, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है। तो फादर, मदर, अ विडो जो कि क्या है, उसकी मैरी नहीं हुई है, ए माइनर सन, ग्रांड सन, ग्रेट ग्रांड सन विद डिसीज्ड फादर एंड ग्रांड फादर, जिसके कि क्या है, फादर और ग्रांड फादर डिसीज्ड हो गए हैं। आफ्टर दैट अनमेरिड डॉटर, ग्रांड डॉटर और ग्रेट ग्रैंड डॉटर विद प्री डिसीज्ड फादर एंड ग्रांड फादर, जिसके कि क्या, फादर और ग्रांड फादर की डेथ हो गई है। आफ्टर दैट ए विडोड डॉटर नॉट एबल टू गेट मेंटेनेंस, जो कि क्या, एबल नहीं है मेंटेनेंस पाने के लिए, किससे, स्टेट से, अपने हस्बैंड की से या फिर चिल्ड्रन से या अपने फादर इन लॉ की स्टेट से उसे इतना नहीं मिल पा रहा है। आफ्टर दैट जो विडो डॉटर इन लॉ है या फिर विडोड ग्रैंड डॉटर इन लॉ ये भी एबल है, किससे, मेंटेनेंस के लिए। या फिर एन इलिजिटिमेट माइनर, वो सन भी हो सकता है या फिर डॉटर भी हो सकता है, कौन, इलिजिटिमेट, ये भी क्या है, डिपेंडेंट्स में आते हैं। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग कि क्या जो डिपेंडेंट हैं उन्हें आवश्यकता है किसकी, मेंटेन की। अब जो मेंटेनेंस है इनका डिपेंडेंट्स का ये देखते हैं सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग। तो जो डिपेंडेंट है ये इन्हें सेक्शन 20 कहता है किसके थ्रू मिलेगा, तो जो डिपेंडेंट है डिसीज्ड का, और डिसीज्ड कौन, हिंदू डिसीज्ड,
उसके जो हेयर है उसको जो मिलेगा, किससे मिलेगा, स्टेट से मिलेगा जो डिसीज्ड की थी, जिसे कि वो इनहेरिट कर रहा है। कौन कर रहा है, डिपेंडेंट। आफ्टर दैट जो डिपेंडेंट है उसके लिए कोई भी शेयर नहीं छोड़ा गया है, किसमें, जो विल थी या फिर सक्सेशन में, लेकिन स्टेट छोड़ी हुई है किसकी, डिसीज्ड पर्सन की। तो उस स्टेट से क्या कर लेगा वो, जो उस स्टेट को लेगा उससे वो क्या लेगा, मेंटेनेंस लेगा। आफ्टर दैट यदि मल्टीपल पर्सन हैं और वो क्या कर रहे हैं, जो स्टेट है उसको ले रहे हैं, तो वो लाइबल होंगे किसके लिए, मेंटेनेंस देने के लिए डिपेंडेंट को। और ये जो मेंटेनेंस देंगे, जिस स्टेट में उनका जितना जितना शेयर होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसे मेंटेनेंस देंगे। आफ्टर दैट जो डिपेंडेंट है उसने कुछ पार्ट है अपनी स्टेट में, वो है उसका, तो फिर वो क्या है, लायबल नहीं होगा, किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। ऑब्टेन कर रखा है उसने कुछ पार्ट तो। लेकिन यदि कोई और उसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को क्या है, ले लेता है, और जो डिपेंडेंट है उसे भी क्या है, फिर वो अदर पर्सन है उसे क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो शेयर है, कुछ शेयर उसमें किसका हो, उस डिपेंडेंट का हो, लेकिन जो उसका मेंटेनेंस होगा, फिर जो रिमेनिंग शेयर बचा हुआ है उस रिमेनिंग शेयर से उसका मेंटेनेंस होगा। आफ्टर दैट ये देखते हैं हम सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग कि जो अमाउंट है किसका, मेंटेनेंस का, ये मेंटेनेंस का अमाउंट किस तरह से डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये जो मेंटेनेंस है, सबसे पहले ये मेंटेनेंस किसे मिलेगा, वाइफ को मिलेगा, चिल्ड्रन को मिलेगा, ओल्ड को मिलेगा, या फिर इनफर्म जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्हें मिलेगा। तो हम जो कोर्ट है वो ये कोर्ट कंसीडर करेगा कि कितना अमाउंट मिलना चाहिए और कैसे अमाउंट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले कोर्ट ये देखेगा जो स्टेटस है पार्टी का या करंट पोजीशन है वो क्या है, रीजनेबल लिमिट में मांग रखा है उन्होंने। यदि वो सेपरेटरी रह रहे हैं तो उनकी जो ग्राउंड है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। आफ्टर दैट जो सोर्स ऑफ इनकम है क्लेमेंट का जो मांग रहे हैं, और उनकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो क्या है। यदि जो मेंटेन रखने हैं उनके नंबर ऑफ पीपल जो मेंटेन होंगे उससे अमाउंट से, उनको भी वो देखेगा कोर्ट। आफ्टर दैट ये कोर्ट ये डिसाइड करेगा जो अमाउंट है वो डिपेंडेंट्स को कितनी अमाउंट दी जाएगी, जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से कितना अमाउंट क्या है, उसकी नेट वैल्यू क्या है, क्या करने के बाद, आफ्टर क्लेमिंग डेट, यानी कर्जा चुकाने के बाद में। आफ्टर दैट वो ये देखेगा कि डिसीज्ड की कोई विल तो नहीं है, यदि विल है तो क्या है। आफ्टर दैट ये जो डिग्री है किसकी, रिलेशंस की, किसके बीच में, क्लेमेंट के बीच में और डिसीज्ड पर्सन के बीच में, ये देखी जाएगी कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और पास्ट में उन दोनों के बीच में कैसे रिलेशंस थे। आफ्टर दैट ये देखा जाएगा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डिपेंडेंट की क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। ये सारी चीजें कोर्ट डिसाइड करेगा। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 हम ये देखते हैं कि अल्ट्रेशन ऑफ अमाउंट है हमारा, वो क्या हो सकता है, ऐसी सर्कमटेंसेस आ सकती हैं कि जो अमाउंट है मेंटेनेंस का वो चेंज करवाया जा सकता है। तो हमारा सेक्शन 25 कहता है कि हाँ ये चेंज करवाया जा सकता है कुछ सर्कमस्टेंसेस में, लेकिन ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं ये डिसाइड नहीं की हुई हैं इस लॉ में। तो ये डिसाइड जब की गई थी जब बिंद्रा प्रसाद सिंह वर्सेस मुद्रिका देवी इनका केस हुआ था। तो इसमें जो मेंटेनेंस है ये मेंटेनेंस कैसे होगा, ये एक एग्रीमेंट के थ्रू फिक्स होगा, ये कोर्ट के द्वारा बताया गया। इसका जो अल्ट्रेशन ये करना है तो इसके लिए दूसरा एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और दूसरे एग्रीमेंट को करने के लिए केस सूट फाइल करना पड़ेगा अल्ट्रेशन के लिए, और ये ग्रांट कर दिया जा सकेगा सूट यदि कोर्ट ये सोचता है कि ये सही है। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग जो क्लेमेंट है, जो मेंटेनेंस है वो क्या होना चाहिए, उसे जो मेंटेनेंस मिलेगा क्लेमेंट को वो क्या होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। यदि वो हिंदू नहीं है तो उसे अमाउंट नहीं मिलेगा, ये उसने सीज कर दिया है हिंदू रिलीजन को। तो आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि ये जो मेंटेनेंस का जो चार्ज है वो क्या मेंटेनेंस को चार्ज के रूप में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, ये हम देखते हैं। तो इसके लिए जो डेफिनेशन है चार्ज की वो इस एक्ट में नहीं दी हुई है। तो ये डेफिनेशन हमारे सेक्शन 100 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में दी हुई है। इसमें क्या है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको जो सिक्योरिटी के रूप में पेमेंट करने के लिए हम किसी दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को हम मोर्टगेज नहीं मानेंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम क्या मानेंगे, चार्ज के रूप में मानेंगे। ये हमारे सेक्शन 27 में दिया हुआ है। आफ्टर दैट जो डिपेंडेंट का क्लेम है मेंटेनेंस के लिए ये चार्ज नहीं किया जाएगा डिसीज्ड की स्टेट से,
जब तक कि ऐसा या तो विल में या फिर ऐसा कोई एग्रीमेंट डिसीज्ड पर्सन में और डिपेंडेंट पर्सन दोनों के बीच में न हुआ हो। इसका एक इम्पोर्टेंट केस है कार मोरे सरबाना रद्रपा वर्सेस बासम्मा। तो इसमें क्या कहा गया कि जो वाइफ है और चिल्ड्रन है वो एंटाइटल हैं किसके लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर्टी से डिसीज्ड पर्सन की। ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो ट्रांसफर है वो ग्रेटुइटसली होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अवॉइड हो। लेकिन एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में ये है कि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर है कि ये जो लेजिस्लेशन है 27 का सेक्शन का, इसे वो क्या कर सकते हैं, सुपरसेड कर सकते हैं। और ये जो मेंटेनेंस है ये चार्ज किया जाएगा, चार्ज के रूप में मान लिया जाएगा विद और विदाउट एनी जो एग्रीमेंट हुआ भी हो तो भी ठीक है, विल में है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी क्या है, ये चार्ज के रूप में माना जाएगा। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि ये जो डेप्ट है उसकी जो प्रायोरिटी है वो क्या है। तो डेप्ट की क्या है, प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, डेप्ट की है। तो ये हम देखते हैं। तो जो डेप्ट है हमारा, ये जो डेप्ट जो मनी है ये हमारा क्लियर किया जाएगा सबसे पहले, पेबल होगा डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी से। क्यों, क्योंकि ये देखा जाता है कि उस डिसीज्ड पर्सन की जो आत्मा है उसका सेल्वेशन हो, इसके लिए ये देखा जाता है। ये सेक्शन 26 में दिया हुआ है। आफ्टर दैट ये भी देखा जाता है कि ये जो डेप्ट है किस डेप्ट के लिए वो बाइंड नहीं होगा, कौन जिसके लिए वो छोड़ के गए सन जो है वो किस डेप्ट के लिए बाइंड नहीं होगा, अपने फादर के लिए या फिर डिसीज्ड पर्सन के लिए। तो वो बाउंड नहीं होगा इमोरल वर्क के लिए, इलीगल वर्क के लिए, या फिर जो पब्लिक पॉलिसी के विरोध में है उसके लिए, या फिर कुछ ऐसे एग्रीमेंट जो रेकलेस थे, जो रेकलेस उन्होंने बोरोइंग कर ली, कोई रीजनेबल जिसका ग्राउंड नहीं था, उसके लिए वो पर्सन बाउंड नहीं होगा। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का है इसका क्या इफेक्ट होगा मेंटेनेंस पर। तो इसका ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी का है जो इफेक्ट होगा मेंटेनेंस पर वो सेक्शन 28 में दिया हुआ है। ये जो ट्रांसफर है वो ये मेंटेन करेगा डिपेंडेंट को जिसने की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है। अब ये देख, जब ये ट्रांसफर किया हुआ है तो ये राइट है उसका कि उसे क्या मिलना चाहिए, एक ऐसा नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। अब ये जो आइडिया है ये आइडिया सेक्शन 39 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 उसमें भी है। उसमें क्या है कि एक थर्ड पर्सन जो एंटाइटल्ड है किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो ऐसी प्रॉपर्टी का जब ट्रांसफर किया जाता है तो जो ट्रांसफरी है वो लायबल होगा किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। अब यह जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है यदि उसका कोई भी नोटिफिकेशन जो है उसे नहीं दिया गया है ट्रांसफरी को, तो वो लायबल नहीं होगा इस मेंटेनेंस के लिए। ये जो मेंटेनेंस है ये रिकवर किया जा सकता है केवल और केवल ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी से, न कि जो ट्रांसफर है उसकी अदर होल्डिंग जो प्रॉपर्टी है उससे ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ यहाँ ये लेक्चर समाप्त होता है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।